क्या बदलाव है। श्वास की रफ्तार पहले जैसी है कि बदल रही है। श्वास पूरे भर पा रहे हो, अधूरे। श्वास की लय, रिदम। प्रत्येक श्वास चक्र एक समान है, अलग अलग है। अब मैं आपको कुछ क्षण अपने ऊपर छोड़ रहा हूं। खुद आने वाली 1 या 2 मिनट अपने श्वासोच्छ्वास का इस बाबतों के साथ निरीक्षण करते रहिए। श्वासोच्छ्वास की बदलती हुई स्थिति को पहचानिए। जब आपने शुरू किया था बैठकर तुरंत और इस समय क्या तफावत है, क्या बदलाव है। मन भटकना नहीं चाहिए। श्वासोच्छ्वास का एक भी चक्र अपनी ध्यान से हटना नहीं चाहिए। मन को केंद्रित करें श्वासोच्छ्वास पर। अपने शरीर से क्या महसूस कर रहे हो? ताजगी, थकान, विश्राम। हल्के से अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए। आंखों को खोलें। हरिओम। तो आपके थोड़े अनुभव पहचान मैं चाहूंगा कि आपने क्या अनुभव किया तुरंत जॉगिंग करने के तुरंत बैठने के बाद? सांसें काफी तेज थी। क्यों तेज थी? हाँ, क्या? शरीर की आवश्यकता ज्यादा बड़ी थी, ये आपको नहीं देखना है। आपको अपने श्वास प्रक्रिया पर लगे रहना है ना। तो श्वास की रफ्तार तेज थी क्योंकि शरीर की आवश्यकता ज्यादा थी, शक्ति की। तो श्वास के जरिए जो प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हो उसकी आवश्यकता शरीर को ज्यादा पड़ी। तो एक सूत्र योग में पढ़ाया जाता, बैठे में 12। अगर चैन से बैठ करके मैं आपका अवलोकन करने को बोलता तो श्वासोच्छ्वास धीमे होते। चलत 18। तो पहले लिखें श्वासोच्छ्वास की सामान्य गति, और फिर आज जो मैं सिखाने वाला हूं आज प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का मेड़ भेड़ बनाएंगे। हाँ हाँ ना, आवश्य आवश्य ये पण पाछो आवश्य। आज आपको परिचय देना है विभागीय श्वसन, विभागीय सेक्शनल ब्रीदिंग। पहले मैं जो परिचय लिखवाता हूँ वो लिखे, बाद में बाकी की चीजें। तो विभागीय श्वसन, सेक्शनल ब्रीदिंग, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ मेरा हेतु रहेगा पहला 1, आपको श्वास यंत्र का परिचय देना है। कुदरत ने आपको एक श्वास यंत्र दिया हुआ है जिसके हम कुछ विभाग पाड़ेंगे, सेक्शंस, ताकि आप उसका बेहतरीन उपयोग कर पाए। तो श्वास यंत्र, इसको कहा जाता है वेंटिलेटर। 2 प्रकार के वेंटिलेटर होते हैं। श्वास यंत्र एक कुदरती जो आपको दिया गया है,
एक मनुष्य ने बनाया हुआ कृत्रिम, जो हॉस्पिटलों में आप भर्ती होते हो कोरोना में तब लगाया जाता है, जब आपका कुदरती श्वास यंत्र काम नहीं करता तब। तो श्वास यंत्र का परिचय देना है, श्वास क्रिया का परिचय देना है। श्वास यंत्र का मतलब होता है आपको एनाटॉमी सिखाना है, श्वसन तंत्र की एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरी की पूरी नहीं, केवल मर्यादित। फिर श्वास क्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग। फिर श्वास विधि, तीसरा आपको समझाना है श्वास विधि, आपके श्वास कैसे हैं, कैसे थे। जैसे दूसरा एक सवाल पूछता हूं, एक तो रफ्तार तेज थी, दूसरा क्या पूरा श्वास भर पा रहे हैं, नहीं, तो क्या वो पूर्ण थे अपूर्ण थे, ये दूसरा आपको मूल्यांकन करना है। तो श्वास विधि, क्या पूरे श्वास भर पा रहा हूं, क्या नहीं भर पा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा लगा पाएंगे आप आपकी शारीरिक स्थिति का, मानसिक स्थिति का। तो उसका पहले परिचय देता हूं, श्वास विधि का, पूर्ण अपूर्ण, फिर धीरे धीरे आगे पीछे करते रहे। तो श्वास दो प्रकार के हैं, सदृची, विषुची, दो प्रकार के श्वास, सदृची, विषुची। अधूरे श्वास को कहा जाता है विषुची श्वास, विषुची, इनकम्प्लीट ब्रीदिंग, अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग, अनियंत्रित श्वसन। बाकी का पूरा मत लिखो, आपको मिल जाएगा, अभी समय इसमें मत बिगाड़ो बिगाड़ो, क्योंकि मुझे तो दो प्रकार के श्वास है आपके। विषुची का मतलब होता है अनियंत्रित, असंयमित, अपूर्ण श्वास। तो आपको इसका अंदाजा कैसे लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। अनियंत्रित, असंयमित, अधूरे श्वास, उसको कहेंगे विषुची। और संयमित, नियंत्रित, पूर्ण श्वास को कहेंगे सदृची, सदृची। विषुची श्वास अनारोग्य, बीमारी का कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा का दर्दी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा तो इसकी मौत हो सकती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर फेफड़े खत्म हो चुके हैं तो मौत हो सकती है। तो विषुची श्वास मृत्यु का कारण, बीमारियों का कारण, आध्यात्मिक साधना में नहीं चलता। तो अपना हेतु है कि अगर मूल्यांकन किया कि आपका श्वास विषुची है, इनकम्प्लीट है, अनियंत्रित है, तो इसको सदृची बनाना है, का मतलब होगा अमृत समान। तो कैसे पहचानेंगे, उसका पहला आपको परिचय दिया, सदृची था या विषुची था। तो पहले आप अपनी रफ्तार को देखिए, रफ्तार कैसी थी, तेज थी, अंदाजा लगाना था आपको, तीव्र थे। अगर 10-15 मिनट तक मैं आपको दौड़ाता या पर्वत चढ़ा था दौड़ते दौड़ते तो 40-50-60 हो सकते थे, है ना। तो तीव्र श्वास कहा जाता है 30 से 70 मिनट। फिर धीरे धीरे ये बैठते जाएंगे, जैसा आपने अनुभव किया होगा। जमीन पर बैठे आप श्वास का मूल्यांकन करने लगे, अवलोकन करने लगे, निरीक्षण करने लगे, तो कुछ कुछ मिनटों के बाद ये धीरे पड़ने लगे। तो इसको कहेंगे सामान्य श्वास, जिसका रफ्तार रहता है 15 से 20 प्रति मिनट, नॉर्मल ब्रीदिंग। दीर्घ श्वास 5 से 10 और यौगिक श्वास 5 से कम। फिर मैकेनिज्म समझाता जाऊंगा भविष्य में कि कैसे धीरे धीरे आप श्वास की रफ्तार तेज कम करते जाएंगे। तो दो में से तीव्र श्वास और सामान्य श्वास, इसको कहा जाता है विषुची श्वास, विषुची। पहले वाले दो विषुची। ये कैसे शरीर तय करेगा,
तो कुदरत ने आपके शरीर में, आपके मगज में, आपकी श्वसन का नियंत्रण बनाया हुआ है, आपकी दिमाग, ब्रेन में। तो थोड़ा सा लिखते जाइए। एक हिस्सा है आपके दिमाग का जिसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम, मज्जा स्तंभ, मज्जा, मगज, ब्रेन, स्तंभ, जैसे कि पिलर वाला हिस्सा है, बाद में बताऊंगा कभी। मज्जा स्तंभ, इसको कहेंगे ब्रेन स्टेम। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर बनाया हुआ है, श्वसन केंद्र। ये अनिच्छावर्ती काम करता है, मतलब आपके आदेश को नहीं सुनता, वो आपकी आवश्यकता को देखेगा। जैसे कि बैठे में बाहर, आप चैन से अभी इस समय बैठे हो, तो शरीर के अंगों की प्राणवायु की आवश्यकता कम है इस समय, तो आपके श्वास धीमे पड़े जाएंगे, धीमे किए जाएंगे। ये आपका मज्जा स्तंभ, रेस्पिरेटरी ब्रेन स्टेम, जो आपके पीछे के हिस्से में है यहाँ पर। तो ब्रेन स्टेम डेथ आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ आपका श्वसन केंद्र है, आपका कार्डियक सेंटर है, आपकी हृदय का नियंत्रण, आपका श्वसन का नियंत्रण मगज से किया जाता है, मज्जा स्तंभ से। तो ये तय करता है कि आप चैन से बैठे हो या सोए हुए हो, इस समय श्वासोच्छ्वास धीमे चलेंगे। चलत 18, जैसे कि उठकर मैं बोलूंगा चलना शुरू करें, तो जैसे ही आप अपना स्थान छोड़कर खड़े हो जाएंगे कि श्वास झड़पी होने लगेंगे, रफ्तार बदलने लगेगी। तो ये तय किया जाता है शारीरिक अवस्था पर। दौड़े में 20, केवल 20 नहीं थे। अपना अंदाजा लगाया आपने कितना था? अंदाजा लगाया कितना हो सकता है रफली? कुछ लोगों के 30 से भी ज्यादा थे, है ना? तो जितना तेज दौड़ेंगे उतना श्वास का रफ्तार तेज होगा। दौड़े में 20 और काम क्रोध में चले चले 72 का मतलब होता है कि आपका ब्रेन स्टेम, आपकी मानसिक और भावनात्मक अवस्था, इमोशनल स्टेट, आपके विचारों की स्थिति, आपकी लागणियों की स्थिति, थॉट्स एंड इमोशंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर ब्रीदिंग। अगर मन ही मन गुस्सा करेंगे, मन ही मन चिंता करेंगे, काम, इच्छा, और वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं, एंजाइटी। तो एंजाइटी, एंगर, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, वैमनस्य, इससे आपकी श्वास रफ्तार और तेज हो जाएगी। काम क्रोध में चले 72। तो काम का मतलब होता है इच्छा, लेकिन इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, वरीज, ये सब जुड़े हुए हैं। तो इसको कहा जाता है हाई एनर्जी इमोशंस। एंजाइटी, हाई एनर्जी, तो आपकी हृदय की दबकार और श्वसन तीनों तेज हो जाएंगे, दोनों। तो ऐसे तय किया जाता है। अब देखेंगे, पहले थोड़ा सा परिचय आपका श्वास यंत्र का, और फिर प्रैक्टिकल भी साथ में करते जाएंगे। बताओ ऊपर से, बदल ऊपर से, बदल ऊपर से, फोकस किया लोगों ने પેલા લોકો આ બાજુ દેખાય નહીં તો આ બાજુ આવી જજો, હા જરા। तो आपका श्वास यंत्र फिलहाल 3 भाग, 3 सेक्शंस में बांटेंगे, 3 सेक्शंस। तो पहला મૂકી દો પછી કે तो मुख्य श्वास यंत्र, मेन वेंटिलेटर, मुख्य मशीन सर कितना है? सर आपका स्क्रीन शेयर बंद कर देंगे तो वो ज्यादा बड़ा दिखेगा। तो बदलू છે जरूर के। तो ये आपका मुख्य श्वास यंत्र है, जिसको तबीबी भाषा में कहेंगे बकेट, डोल, डोल, बकेट, बाल्टी, इसको बाल्टी के साथ, और योग में कहेंगे इसको कुंभ, मटके का घड़ा, कुंभ।
तो कुंभ शब्द टेक्निकल है योग में, समझ के रखना है। श्वास यंत्र का दूसरा हिस्सा है नाक से लेकर छाती तक, कुछ स्नायुओं का बना हुआ, जैसे मेरे होठ के स्नायु है, गाल है, गले के स्नायु है, गर्दन के स्नायु है। तो कुछ बार श्वास में मैं इसका भी प्रयोग करता हूं, जैसे कि अगर मैं आपको काफी तेज दौड़ाता करते आप, तो उस समय आप ऊपर वाला हिस्सा उपयोग करते। तो मैं आपको बांट रहा हूं आपका श्वास यंत्र 3 भागों में। मुख्य श्वास यंत्र, पूरक श्वास यंत्र, पूरक ऊपर वाला। कितने लोगों ने अंदाज किया कि आपका श्वास नाक से कहां तक उतर रहा था? कहां तक उतर रहा था? नहीं, ना बने, शक्य नहीं, नीचे तक तो नहीं जा सकता। हाँ, ब्रेस्ट, चेस्ट तक। कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हिल रहा था? चेस्ट वाला। कई કેટલાય લોકોના ખભા છાતીનો ઉપરનો ભાગ, ये आपका हिल रहा था ज्यादा, है ना? जो अगर तेज दौड़ के तुरंत करते हैं, तुरंत ध्यान में आता, तो ऊपर वाला यंत्र आपका ज्यादा दौड़ता। पूरक, एक्सेसरी, एडिशनल, यहाँ के स्नायुओं का भी उपयोग किया जाता है। अगर दमा के दर्दी को देखेंगे तो ऐसे बैठे तो ये भी खेचे, तो ये पूरक यंत्र है। तो मतलब कि पूरक ऊपर वाला यंत्र उपयोग करेंगे तो ये पूर्ण श्वास होगा कि अपूर्ण? अपूर्ण। पानी पानी ले। तो अगर आपका श्वास यंत्र का ऊपर वाला हिस्सा उपयोग कर रहे हो तो आपके श्वास अपूर्ण है, विसूची। आपका छाती वाला हिस्सा उपयोग कर रहे हो, उसको भी 2 भाग में बांटेंगे, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। छाती को, वेंटिलेटर को भी 2 भाग में, बाल्टी को, कुंभ को 2 भाग में बांटे। तो ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला, आधा आधा कर दीजिए। अगर ऊपर वाला हिस्सा करते तो आपका श्वास होता है वक्षीय, चेस्ट ब्रीदिंग, इनकम्प्लीट। नॉर्मल ब्रीदिंग वक्षीय, जैसे कि आपने 4-5 मिनट के बाद अपना अवलोकन किया होगा कि जो तेज रफ्तार चल रहे थे, अब आप शायद छाती तक भर पा रहे हो, है ना? तो कहां तक जा रहा था अंत में? कि दूसरी बार कसरत कराए आपको, बीजी बार करावू छे? हाँ, पेट तक छेल्ले करावीए पाछू। कहां तक जा रहा था? धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, नीचे। मतलब कि आपकी श्वास यंत्र शांत हो रही थी, धीमी पड़ रही थी, तो आप नीचे तक भर पा रहे थे। अगर ऊपर तक भर पाते तो इसको कहेंगे वक्षीय श्वसन, चेस्ट ब्रीदिंग। नीचे वाला हिस्सा भरेंगे। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका पेट। तो आपके श्वसन का तीसरा हिस्सा है आपका पेट और पेड़ू, पेल्विक पोर्शन, पेट एवं पेड़ू, यहाँ के भी स्नायु है ना? तो पेट एवं पेड़ू, तो नाभि के ऊपर का हिस्सा पेट और नाभि के नीचे का हिस्सा पेड़ू, एब्डोमेन एंड पेल्विस, 2 हिस्से हैं। तो अंदाजा लगाए, अगर सांस आप इस समय दोबारा एक बार प्रयोग करेंगे, रख दीजिए अपना नोटबुक पेन बाजू पर, और श्वास निरीक्षण सिखा रहा हूं मैं आपको। तो आपको श्वास निरीक्षण के लिए चश्मा निकाल दीजिए। पहला नियम है बैठने का अवस्था, कैसे धारण करेंगे? तो सीधा बैठेंगे, अपना मस्तक सीधा करें, ठुड्डी अपनी चीन, पहला आंखों खुली राख दो, एकदम ना रावी जता, ठुड्डी थोड़ा पीछे ले जाए, आगे नहीं, पीछे। लेकिन पीछे का मतलब होगा आपकी छाती एवं पेट के एक सीध में लगाना है, इसको नीचे झुकाना नहीं है, पीछे नहीं ले जाना है ऐसे। पीछे का मतलब होता है आगे झुक करके नहीं, पीछे एकदम नहीं,
सीधे बैठना है, मतलब कि अपनी मेरुदंड को एक सीध में लगाइए, मेरुदंड को एक सीध में, मस्तक, गर्दन, पूरा मेरुदंड एक सीध में लगाइए। दोनों हाथ दृढ़तापूर्वक अपने घुटनों पर स्थापित करिए। पहले अपने शरीर को शांत, विश्रांतिपूर्ण, तनाव रहित बनाने का मौका दीजिए। पैरों से तनाव हटाइए, हाथों से तनाव हटाइए, पेट, छाती, बैठक, कमर, पीठ, गर्दन, विशेषकर अपने चेहरे की रेखाओं को मधुर, सरल बनाइए। अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को, तनावों को कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब पहले अपना दायां हाथ, राइट आर्म, आंखें खोलकर मुझे देख करके उठाइए, इसे नाभि के बगल में रखे, एकदम आम नहीं, एकदम आम नहीं, आम नहीं। मध्यमा जो है आपकी, उसका अग्रभाग बिल्कुल नाभि के स्पर्श में रहना चाहिए, इस तरह। सभी अंगुलियों को साथ में रखे, बराबर, ऐसे नाभि पर। और दूसरा हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट आर्म का मतलब होता है दक्षिण के वाम, वाम को छाती पर लगाइए, ताकि मध्यमा का अग्रभाग आपकी उरोस्थि, बीच वाला जो अस्थि है, ये यहाँ पर एक हड्डी है, इसको कहेंगे उरोस्थि। उरोस्थि, उरह अस्थि का मतलब होता है स्टर्नम। स्टर्नम की बराबर मध्य में लगाइए और सभी अंगुलियों को एकत्र करिए। एक सीध में बैठना भूले नहीं, शरीर न आगे झुके, न पीछे, न आजू न बाजू, और हल्के से अपनी आंखों को बंद करिए और अपना ध्यान श्वासोच्छ्वास पर केंद्रित करें। नाक से भीतर उतरने वाला श्वास, इसको कहेंगे आरोह। वापस लौटने वाला श्वास अवरोह। श्वास की आवन जावन, आरोह, अवरोह, भीतर उतरना आरोह, वापस लौटना अवरोह, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन कहीं भटके नहीं, आलसी बेध्यान बने नहीं, सोए नहीं। एक एक श्वास चक्र को अपनी सजगता में ले आइए। सजगता, कॉन्शियसनेस, और पहचानिए कि आपके सांस कहां तक अंदर जा रहे हैं, कहां तक। छाती तक कि पेट तक। श्वास की रफ्तार को, लय को, गहराई को बदलना नहीं है, इसे अपने आप चलने दीजिए। आप केवल श्वास कहां तक अंदर उतर रहे हैं, अंदाजा लगाइए। कहां तक अंदर उतरते हैं, कहां से वापस लौटते हैं। शरीर झुके नहीं, गिरे नहीं,
कौन सा हाथ ज्यादा उठ रहा है, पेट वाला, छाती वाला, कि दोनों एक समान? आपको बदलना नहीं है, केवल अंदाजा लगाना है। साक्षी भाव, शांत भाव, अपनी श्वास की विधि को पहचानिए, श्वास की रफ्तार, अंदाजित रफ्तार, धीमी है, मध्यम है, तेज है। श्वास की लय क्या एक समान है कि बदल रही है? श्वास का भीतर उतरना, नाक से अंदर, आरोह, कहां तक अंदर उतर रहे हैं, उस बिंदु को पहचानिए। और कहां से वापस लौट रहे हैं। क्या ये छाती पर है, छाती और पेट के बीच में है, कि पेट तक है, नाभि तक है? विश्राम, छोड़ दीजिए। अभी हल्के से आंखें खोलिए। तो अब आपका अवलोकन बताइए कि कहां तक अंदर उतरना, 1 पॉइंट, कहां तक अंदर उतरता था वो? किसने आपने? नाभि तक उतरते थे, छाती तक नहीं, छाती का वो पॉइंट, छाती तक नहीं बोल सकते, छाती तो इतना होता है। यहाँ तक थे, यहाँ तक थे, यहाँ तक थे, नीचे उतरते थे नहीं? वो पॉइंट, पॉइंट, एक पॉइंट बताओ મને, તમારી એક ઇન્ડેક્સ ફિંગર થી बताओ મને, પછી હું સેક્શન સમજાવું છું તમને એના આધારે। हाँ बताइए। यहाँ तक उतरते थे, है ना, फ्रॉम दिस अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से वापस लौटते थे, है ना? तो इसके आधार पर आप तय कर पाएंगे यहाँ तक थे तो अधूरे थे कि पूर्ण थे? ये अधूरे। अधूरे। तो इसका मतलब है ये विशुचि श्वास है, विशुचि। और किसी का अवलोकन? हाँ, यहाँ तक थे, मतलब नीचे उतर रहे थे। तो अब आपके नीचे वाले दो हिस्सों को दो भागों में बांटेंगे। नाभि तक अगर उतर रहे हैं तो आपके श्वास सदृची है, लिखते जाइए, फिर मैं नाम प्रकार बताऊंगा आपको ना। वांधो नहीं, पेलू दिखा सकते ना, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट करते हैं। क्यों कर दो? तो श्वास को यंत्र के हिसाब से 4 भागों में बांटा जाता है। उच्च श्वास, जिसमें आप खास समझते जाइएगा, पहले तो 4 नाम लिख ले। उच्च श्वास, मध्य श्वास, निम्न श्वास, योगिक श्वास, 4 नाम लिखिए। 4 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। श्वास विधि में समझा रहा हूं, श्वास विधि ना, ત્યાં જ રાખો ને, ત્યાં જ રાખો, નહીં નડે, પાછું જરૂર પડશે। હા, કેવી રીતે દેખાશે જોઈજો, ના પણ મને બતાવવાનું તો ત્યાં જ સારું ફાવશે, થોડુંક તમને આવજા આવજા કરવું પડશે। तो उच्च श्वास, मध्य श्वास, निम्न श्वास,
पूर्ण नियंत्रित श्वास, पूर्ण श्वास, सॉरी योगिक श्वास, योगिक श्वास। पहले वाले दो उच्च और मध्य को कहा जाएगा विशुचि श्वास, विशुचि, पूर्ण। अपूर्ण श्वास, फिर दोनों के परिचय देता हूं मैं आपको। और निम्न एवं योगिक श्वास, इसको कहा जाता है सदृची श्वास, सदृची। तो पहले देखिए उच्च श्वास, उच्च श्वास। क्या बताऊं सतीश भाई, पासवर्ड। तो उच्च श्वास का मतलब है कुदरत ने आपको एक यहाँ पर हड्डी दी हुई है, हड्डी। यहाँ पर आप हाथ रखें, अपनी उरोस्थी के धीरे धीरे ऊपर जाइए और यहाँ तक आइए, तो एक उपसा हुआ भाग यहाँ दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर, यहाँ से निकलने वाली अंग्रेजी एस आकार की एक हड्डी जो कंधे तक जाती है, क्या नाम है इसका? कॉलर बोन, क्लेविकल, क्लेविकल, एक शब्द प्रयोग है क्लेविकल, क्लेविकल। इसको हिंदी में कहा जाएगा हंसली, हंसली, जो आपकी उरोस्थी से कंधे तक जुड़ी हुई है। क्योंकि वो कंधे तक जुड़ी हुई है, इसीलिए उच्च श्वास को कहा जाता है स्कंधीय श्वास। हंसली श्वसन, स्कंधीय श्वास। तो ये कौन से लोगों में पाया जाता है? दो प्रकार के लोग, बीमार लोग, अस्थमा का दर्दी, दमा का दर्दी, ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित, एक्यूट अटैक। तो श्वास की रफ्तार तेज होगी, लय अनियंत्रित, और पूरा श्वास भर नहीं पाएंगे। तो जिसमें श्वास का ऊपर, श्वास यंत्र का ऊपर वाला हिस्सा उपयोग किया जाता है, फर्स्ट सेक्शन, अपर सेक्शन, है ना। आप एकदम दौड़ के आए हो या आप पर्वत चढ़ रहे हो, तेज रफ्तार, आप कुत्ते से जान बचा रहे हो, तो आपके स्कंधीय श्वास होंगे। तो अंत में प्रयोग करेंगे थोड़ा। तो स्कंधीय श्वास, जिसमें आपकी गर्दन के स्नायुओं का उपयोग किया जाएगा, गर्दन के स्नायुओं का। कई बार होठ, मुंह भी खोलकर रखेंगे आप, और होठ और आप अपनी गाल के स्नायुओं का वो उपयोग करेंगे। तो ऊपर वाला यंत्र जब आप उपयोग करते हो, पूरक यंत्र, ऊपर के स्नायुओं को, तो उसको कहा जाता है स्कंधीय श्वास, उच्च श्वसन, हंसली श्वसन। ये बीमार लोगों में पाया जाता है, अस्थमा से पीड़ित, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये वयस्क लोगों में पाया जाता है, स्मोकिंग, धूम्रपान करने वाले लोगों में पाया जाता है। और इनका जो श्वास का ये वाला हिस्सा है, छाती वाला, वो धीरे धीरे खुलता जाता है, बैरल, बैरल की तरह। बैरल का मतलब है अंग्रेजी में क्या है? पीप, पीपड़ू। એને તમે અંગ્રેજીમાં શું, અરે હિન્દીમાં શું કહો? પીપ, પીપડું રાખો ને ઘેરે, પાણી ભરવા, હવે તો નહીં રાખતા હોય પીપડું। ना ना, हिंदी में શું કહેવાય એને? कोठी, जो राउंड शेप होती है। कुदरत ने आपका छाती का डोल अथवा तो ये जो कुंभ है, वो चौड़ा ज्यादा ऐसे ज्यादा बनाया है, ऐसा कम है। लेकिन वयस्क लोगों में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकर्स, उसमें धीरे धीरे राउंड शेप होता जाता है, राउंड। तो राउंड शेप को कहा जाएगा
इसको कहा जाएगा एम्फीसीमा। तो ऐसे लोगों में श्वास गर्दन की स्कंधीय अस्थि, क्लेविकुलर बोन और होठ, गाल सबका उपयोग करते हुए लेंगे वो लोग। तो ये पहला सेक्शन है, अपूर्ण श्वास, इनकम्प्लीट ब्रीदिंग। तो फास्ट फिजिकल एक्टिविटी, आप दौड़ करके आएंगे, पर्वत चढ़ेंगे जल्दी जल्दी, तो आप ऊपर वाला यंत्र उपयोग करेंगे, तो श्वास पूरा भर नहीं पाएंगे। द फर्स्ट सेक्शन, अपर सेक्शन, इसको कहेंगे उच्च श्वास। दूसरा, जो लोग दलील, उग्र है, गुस्से में है, वो लोग, तो जो लोग उग्रता से चर्चा कर रहे हो, शायद हमें देखा से नहीं तमने ना, बदली पछीનું नेक्स्ट बताओ जरा, नहीं हो आમાં नहीं नहीं, सीधું कर दो, पाछू बस बस ना, पहलू ज કરી દો, अगलू ज करो, बस આગળ आओ। तो जब आप तेज दलील करते होंगे, किसी से चिल्ला कर बोल रहे होंगे, है ना, तो जैसे कि कोर्ट रूम में वकील, लड़ती हुई बीवी, या बच्चों पर चिल्लाता हुआ पिता, तो ये अपना उच्च श्वास, ऊपर वाला श्वास लेंगे, है ना। स्कंदीय श्वसन, ग्रीवा श्वसन, ग्रीवा क्योंकि गर्दन के स्नायु का उपयोग किया जाएगा, इसको कहेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग, स्कंदीय श्वास, ग्रीवा गर्दन का उपयोग करते हुए हंसली श्वसन, इसको कहेंगे कनिष्ठ प्रकार, इसको कहेंगे अपूर्ण श्वसन, अनिच्छनीय, ये विशुचि श्वास का प्रकार है। तो इस समय आपका अंदाजा हुआ होगा, तो दोबारा एक बार खड़े हो जाएंगे, स्कंदीय श्वास का लाभ ले अंदाजा लगाने के लिए दोबारा खड़े हो जाएंगे। चाहे तो चश्मा निकाल दीजिए ताकि गिरे नहीं, टूटे नहीं, और अंतर बनाइए, एक दूसरे पर गिरे नहीं, और जॉगिंग शुरू, तेज रफ्तार, जितना हो सके उतना पैर ऊपर उठाइए, और तेज रफ्तार, एरोबिक्स से भी ऊपर जाइए, બેસી જાઓ ના પાવે તો બસ હવે તમે અસેસ કરવાનું ચાલુ કરી, ઓ બધા નહીં, ચાલો બેસી જાઓ, चलो कोई बात नहीं। तुरंत हाथ हाथ छाती और पेट पर रखे, आंखें बंद, गर्दन सीधी, अपने श्वास प्रश्वास का निरीक्षण करें। अपने गर्दन का निरीक्षण करिए, खास करके निरीक्षण, हाथ ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाथ तो छाती पर ही रहेंगे, लेकिन खास करके गर्दन का हिस्सा कैसे हिल रहा है, आपका कंधा ऊपर नीचे हो रहा है, खास ध्यान में लें, कंधा ऊपर नीचे हो रहा है, श्वास छाती के ऊपर वाले हिस्से तक ही जा रहे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। विश्राम, हल्के से आंखें खोलिए, तो आपको अंदाजा आया कि आपके कंधे हिल रहे थे दौड़ने के तुरंत बाद, है ना। तो इसको कहेंगे स्कंधीय। आपने देखा होगा गर्दन के स्नायु भी श्वसन में काम में लगाए हुए थे, ग्रीवा और हंसली, इसको कहेंगे अपूर्ण श्वास। ओके, तो कोई प्रश्न हो, कोई प्रश्न, ऑनलाइन भी जो लोग हैं उनका कोई प्रश्न है? हाँ, બાળકોમાં હજુ યંત્ર સેટલ થઈ રહ્યું છે। ભાઈ સ્પેલિંગમાં કદાચ ભૂલ હશે, હું જરા જોઈને કહું છું પછી।
इसको कहा जाता है काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। काइन, तो आप नए नवजात शिशुओं को देखेंगे, अत्यंत बूढ़े लोगों को देखेंगे, जो लोग रात को खराटे बुलाते हैं उनके श्वसन को देखेंगे, तो आंखें मुंह खोले रखते हुए और आवाज करते हुए और श्वास की रफ्तार को बदलते हुए, तेज हो जाएगी, फिर एकदम धीमी होगी, फिर दोबारा तेज, और मृत्यु सन्मुख व्यक्ति जिनका मृत्यु नजदीक में है, उन लोगों में काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग पाया जाता है, क्योंकि उस समय ब्रेनस्टेम वाला जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो धीरे धीरे काम करना छोड़ते जाता है। इसी में मौत हो सकती है, क्योंकि जैसे भप्पी लहरी का मरण हुआ, क्योंकि स्नोरिंग करते समय एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, तो उस समय ये यंत्र बंद कर देता है काम करना, कंट्रोल। बच्चों में क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सेंटर अभी धीरे धीरे तालीम ले रहा है, तो बच्चे जब काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग करते हैं तो उनका मौत नहीं होगा। लेकिन कई बच्चों को क्रीब डेथ कहा जाता है। क्रीब, वो अपनी पालने में ही जिनका मृत्यु हो जाता है। भारत में कम पाया जाता है, अमेरिका यूएस में ज्यादा, यूरोप में ज्यादा। तो अच्छे खासे बच्चे तंदुरुस्त थे, सुलाए माँ ने दूध पिलाकर, और एकदम से माँ ने आके देखा कुछ घंटों के बाद कि बच्चा मरा हुआ है, तो इसको कहा जाता है क्रीब डेथ। तो क्रीब डेथ में इनका रेस्पिरेटरी सेंटर एकाएक काम करना बंद करता है, तो इसीलिए कहा जाता है विषुची श्वसन अनारोग्य और मृत्यु का कारण है। तो बैक देजो जरा स्लाइड में, बैक, हाँ हजू बैक, तो हजू एक तो हजू बैक, हाँ बस बस ये चीज આગલી, हाँ ના પણ એવાથી થતું નથી। વિશુચિ ही मृत्यु हूँ, तो स्कंदीय श्वास मृत्यु का कारण बन सकता है। છે ચાલુ છે પણ છે ને એ બદલાતું નથી, કંઈક બન્યું છે। विशुचि ही मृत्यु हूँ, तो पहले दो सेक्शन आज मैं समझा रहा हूँ, वो मृत्यु का कारण बन सकता है। हाँ, એકલું એ નહીં, એમાં એમની કાર્ડિયાક ઇનસફિશિયન્સી પણ હોય, क्योंकि आपका हृदय, आप सामान्य रूप से, क्योंकि हम बैठाड़ू जीवन जीने लगे श्रम विहीन, तो अपने हृदय को भारी काम करने का हमने मौका नहीं दिया, तालीम नहीं दिया, बैठकर ही घंटों तक काम करते रहे। अब एकदम से मुझे बोला जाएगा कि आज लिफ्ट बंद है, आपको 8वें मंजिल तक चढ़ के जाना है, दौड़ के जाना है, तो क्योंकि हृदय का आप 20% हिस्सा उपयोग करते हो, 20% ओनली, और जब आपको एकाएक जरूरत पड़ती कुत्ते से भागना, किसी टारगेट डेडलाइन पूरी करना है, तो आप हृदय का काम ज्यादा बढ़ाएंगे, तो 20% से ज्यादा वो कर नहीं सकता। अब आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे तालीम देते हुए उसको 60% करिए, 60%, तो उसका स्टैटिस्टिक्स आपको बाद में कभी समझ, 60% तक करना है, तो आपकी हार्ट रेट आपकी उम्र के हिसाब से निश्चित मर्यादा तक बढ़नी चाहिए, तो आपके हृदय को प्रत्येक हर रोज एक तालीम मिलती है ना, तो 60% तक बढ़ाइए। अब ये लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बैठाड़ू थे, या 30-40% उपयोग करते थे अपनी हार्ट कैपेसिटी का, और एकदम से वो जिम में काम करने लगे। 2 मरण हुए अभी, है ना, अभी 2 लोगों का मरण हो गया। हाँ, राजू श्रीवास्तव, दूसरा मरण पिछले हफ्ते हुआ, किसी और एक कोई कलाकार का भी हो गया। तो आप अगर तो टेनिस कोर्ट पर खेलते खेलते भी कई लोगों का देहांत हो जाता है, एकदम सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि हार्ट को 80-90% तक वो ले जाते हैं, तो 20-30% तक काम करते थे और एकाएक ये हो गया, है ना। तो अब दूसरा हिस्सा देखे आपने, सेकंड सेक्शन ऑफ योर ब्रीदिंग, अब थोड़ा नीचे उतरेगा, ठीक है, इसको कहेंगे मध्य श्वास, सेकंड पोर्शन मध्य श्वास, और फिर उसका भी अंदाजा मैं आपको दे रहा हूं। मध्य श्वास, इसको कहा जाता है वक्षीय श्वसन, चेस्ट ब्रीदिंग, जिसमें आप अपनी छाती की यंत्र का उपयोग ज्यादा करते हो, छाती पर,
कुदरत ने पसलियां बनाई, आप देख सकते हो। ये क्लेविकल, ये हंसली है, ये वाली ऊपर वाली हंसली है। इसके पीछे भी एक हड्डी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी, ये दूसरी से आप देख पाएंगे, सेकंड थर्ड दोनों बाजू में, फोर्थ, है ना। तो ये पसलियां है, पसलियों के बीच में स्नायु है, इनको कहा जाता है वक्षीय स्नायु। वक्षीय, ये दो है, एक आगे है एक पीछे है। आगे वाले ऐसे लगाए, पीछे वाले ऐसे स्ट्राइप्स, है ना, सीधे नहीं लगाए कुदरत एक दूसरे, 2 लेयर्स ऑफ चेस्ट मसल्स, आगे वाला और पीछे वाला, लेकिन ऐसे सीधे नहीं लगाए, एक ऐसे लगाए एक ऐसे लगाए, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस, है ना। इन स्नायुओं को कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। दो है, एक्सटर्नल बाहर वाला, इंटरनल अंदर वाला। तो अब मैं आपको परिचय दे रहा हूं कुंभ। बाल्टी, बाल्टी को श्वास भरने के लिए उठना है, बैठना है, उठना है। बाल्टी को आप हैंडल ऊपर करेंगे, हैंडल नीचे करेंगे, हैंडल ऊपर, बाल्टी तो वैसी की वैसी रहेगी, हैंडल ऊपर नीचे करेंगे, अथवा तो कुंभ पूरा भरेंगे। तो कुंभ को भरने के लिए ये जो कुंभ कुदरत ने बनाया, वो स्थितिस्थापक फ्लेक्सिबल बनाया, गुब्बारे की तरह। हवा भरने के लिए खुलता है और हवा निकालने के लिए अंदर जाता है, लेकिन पूरा बंद नहीं हो जाता गुब्बारे की तरह। बाद में भी थोड़ी हवा रहेगी, जो आप ईशान भाई आप परिचय देंगे। तो गुब्बारे का खुलना, गुब्बारे का बंद होना, खुलना बंद होना। तो खोलने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन, संकोचन होगा, तो ये पसलियों को ऊपर उठाएंगे। पसलियां गिरी हुई है ऐसे, जब आप इंटरकॉस्टल मसल को, मैं अब अंदाजा दूंगा अभी अंतिम टेक्निक में, उठाएंगे तो ये ऊपर आएंगे, तो अवकाश बढ़ेगा, है ना। अभी ऐसे है बाल्टी की हैंडल की तरह, जैसे जैसे आप सांस भरते जाएंगे ये ऊपर उठते जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टिंग योर इंटरकॉस्टल मसल्स, आपकी बाल्टी हॉरिजॉन्टल ऐसे खुलेगी, ऐसे खोलने से अवकाश बनेगा, तो हवा अंदर उतरेगी। तो इसमें आप अपने वक्षीय स्नायुओं का उपयोग करते हो, वक्षीय पसलियों के स्नायुओं का, चेस्ट मसल। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी पसलियां खुलती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। लेकिन पैराडॉक्सी होगी, पैराडॉक्सी का मतलब होता है विषमता होगी। क्या विषमता होगी, पसलियां ऊपर उठेगी, लेकिन उसी समय आपका पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर। तो अब आपके दोनों हाथों को आपको देखना होगा, जब वक्षीय श्वसन करेंगे तो आपका छाती वाला हाथ ऊपर जाएगा, पेट वाला धीरे धीरे अंदर जाएगा। अंतिम समय में श्वास की, जब आप पूरा श्वास भरेंगे क्लाइमैक्स, तो पेट वाला हाथ थोड़ा अंदर उतरेगा। तो छाती वाला हाथ ऊपर जाना, पेट वाला अंदर जाना, इसको कहा जाता है वक्षीय श्वसन, मध्य श्वास, चेस्ट ब्रीथिंग। बराबर, મિકેનિઝમ ખબર પડી તમને? इंटरकॉस्टल मसल्स નો उपयोग કરી રહ્યા છો। तो ये भी अपूर्ण माना जाएगा। ये कब किया जाता है, जब आप बैठ करके कोई काम कर रहे हो, लिखना, पढ़ना, वॉचिंग टीवी, है ना, या अपने बच्चे से शांत भाषा में बात कर रहे हो, किसी अपने, विंटर इज द टाइम फॉर a friendly and warm talk with your friend. Winter is the time for comfort. Winter is the time for food. जब आप चैन से खा रहे हो, winter is the time for friendly, warm talk with your friend, and winter is the time for sitting near a fire, and winter is the time to come back home. बराबर ना। तो मैं अपने, अगर किसी मित्र के साथ चैन से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लिख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो आप वक्षीय श्वसन करेंगे। यू आर वर्किंग ऑन अ टेबल एंड, लेकिन उस समय थोड़ा आपका शरीर टेढ़ा, झुका हुआ, मुड़ा हुआ, है ना, कोई जरूरी आप सीधा बैठेंगे। तो क्योंकि पेट पर दबाव आता है, ऐसी हालत में खाते समय भी आप, पेट पर दबाव आएगा, आप झुके हुए होंगे। लैपटॉप पर काम कर रहे हो तो आप झुके हुए होंगे, तो पेट पर दबाव आने के कारण
आपका पूरा छाती खुल पाएगा लेकिन पेट खुल नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में एक स्नायु है उरोध्र पटल, उस पर रोक लगती है। उरोध्र पटल डायाफ्राम, इसके ऊपर रोक लगती है, तो ये श्वसन होगा वक्षीय, तो दैट इज इनकम्प्लीट। तो अपूर्ण श्वास, मध्यम कोटि का श्वास, मध्य श्वास मात्रा में कम हानिकारक, लेकिन हानिकारक तो है ही है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट फुल ऑक्सीजन, बराबर। तो मध्य શ્વાસ, પછી બીજા બે રહે છે એ સેકન્ડ સેશનમાં. આમાં કોઈ પ્રશ્ન છે? પછી આપણે બે ટેકનિક કરીએ છીએ. એક્સટર્નલ એક બહાર છે, એક અંદર છે, એટલે તમે ઇન્ટરનેટ પર ખોલીને જોજો, ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ તમારું બ્રાઉઝર વાપરીને ગૂગલમાં જોજો, એટલે તમને એ જોવા મળશે. તમે એમપીસીમાં લખીને જોજો, તમે કાઇન સ્ટ્રોક બ્રીધિંગ લખીને જોજો, એટલે તમને ઘણું બધું જોવા મળશે. યુટ્યુબ વિડીયો જોવા મળશે. What is kind stroke breathing? Yawning is a different mechanism. Yawning का मैं yawning समझा देता हूं आपको. Yawning, जिसको आप हिंदी में कहते हो उबासी, बगासू, मतलब कि आप एक काम कर रहे हो, उसके पूरे होने की अवधि नजदीक आ रही है, जैसे कि इस समय मुझे उबासी आने की 1-2 बार तैयारी है, क्योंकि एक काम पूरा कर रहा हूं, इसके बाद दूसरा काम है, दूसरा क्लास है, तो क्योंकि एक काम करते करते मगज को मैं लगातार काम में लगाए रखा था, तो मगज के स्नायु कोशों में प्राणवायु धीरे धीरे अब कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि मैं निरंतर व्यस्त हूँ। तो व्यस्त रहने के कारण मगज के कोशों में प्राणवायु की कमी होगी, तो इनको ज्यादा प्राणवायु चाहिए, क्योंकि अगला एक काम और भी करना है। तो अभी आने वाले काम के लिए मगज को तैयार करने के लिए उबासी, यॉर्निंग, बगासू ये लगाया गया, ताकि अब पूरा मुंह खोलेंगे, जबड़ा फाड़ेंगे और खींच कर अंदर से सांस भरेंगे, ताकि कुछ प्राणवायु और भरेंगे, 5-10 बार आएगी, और हो सकता है क्लास में वो कंटेजियस भी हो सकता है। પણ બગાસુ કંટાળાનું કારણ નથી, ઊંઘનું ચિહ્ન નથી, એ ખોટી માન્યતા છે. એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે બગાસુ આવે એટલે ઊંઘ આવી. कंटेजियस का कारण है कि आपका मस्तक है, कपाल, इसके पीछे कुछ चेताकोष लगाए, इनका नाम है, उन ब्रेन सेल्स का नाम है मिरर न्यूरॉन्स. तो आपको हंसते हुए देखते मुझे भी दुख में हूं, लेकिन मैं हो सकता है कि मुझे भी थोड़ी हंसी आ सकती है. अगर आपकी आंखों में आंसू है तो मुझे भी थोड़े आंसू आ सकते हैं. अगर मैं देख रहा हूं कि आप थक रहे हो, कंटाल रहे हो, आलसी बन रहे हो, तो मैं भी बन सकता हूँ, है ना. तो पिता को देख के बच्चा सब कुछ सीखता है, माँ को देख के बच्चा सब कुछ सीखता है. अब मेरी उबासी आपकी उबासी का कारण बन सकता है, बिकॉज द मिरर न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट. तो मिरर न्यूरॉन्स नहीं होते तो मानव सभ्यता नहीं होती. तो आप गाली बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, आप चिल्लाते हो, मैं भी चिल्लाता हूँ, है ना. तो ये इसका कारण है. तो अभी अपनी अपनी जगह पर शांत भाव से लेट जाइए, नोटबुक सब बाजू पर छोड़ दीजिए. 2 सेक्शन શીખવાડ્યા છે, 2 સેક્શન બાકી રહેશે, એ પછી શીખવાડીશ. अपनी अपनी जगह पर અહીંયા એક જણ આવવું પડશે, હવે અહીંયા બતાવવું પડશે, કોઈ પણ એક જણ, એટલે ડેમો કરવા માટે. આ નટુ કાકાને લઈ લો હવે. ના, એક કોણ બેસશે ડેમો કરવા માટે? શિવાનંદ શ્વસનની પોઝિશન. हाँ, शिवानंद श्वसन बताऊं सर? हाँ, लाउडली थोड़ा बोलिए. एक में फिजिकल स्टेट है, एक में इमोशनल स्टेट, उतना ही तफावत है. बाकी मैकेनिज्म तो श्वसन के सेम रहेगी. मतलब काफी दौड़ेंगे तो भी जान जा सकती है, और गुस्सा होंगे तो भी जान जा सकती है. अच्छा, करना दोनों में आप अपनी हंसली, कंध, गिरग्रीवा અહીંયા ઉપર આવી જજો. शिवानंद श्वसन માટે खाली पोजीशन જ बताओ. तो आपको जो स्थिति धारण करना है वो आपको डेमो किया जाएगा. हाँ,
सावधान की स्थिति देख लीजिए पहले। दोनों पैर सीधे ना, जमीन ले सुई जवानों से, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे। पहले दोनों पैरों को मोड़िए घुटनों से और उठाइए और एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करें, लगभग 1.5 फुट के अंतर पर, और पंजों को बाहर की दिशा में ले जाइए, थोड़ा सा बाहर, सीधा नहीं, 1.5 फुट के अंतर पर अलग और थोड़ा सा बाहर की दिशा में। और पूरी पैर का पंजा जमीन पर रहना चाहिए, एड़ी से लेकर अंगुलियों तक ये जमीन पर। घुटनों के बीच आरामदायक अंतर बनाइए, मतलब कि एकदम अलग मत करें, एकदम पास में मत रखें, 1.5 या 2 फीट के अंतर पर, इस तरह से। बस બંને હાથ હમણાં જમીન પર રાખજો, પછી બતાવીએ ને। पहले अपना दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ, राइट आर्म उठाइए और इसको आपको हल्के से सभी अंगुलियों को एकत्र करते हुए नाभि के बगल में रखें। उस समय आपका हाथ कंधे से लेकर कोहनी तक जमीन पर रहना चाहिए। फिर दूसरा हाथ उठाइए और उस हाथ को छाती पर रखें। उस समय भी आपका कोहनी से कंधे तक का हाथ आरामदायक स्थिति में जमीन पर रहना चाहिए। गर्दन सीधी रहेगी, मस्तक सीधा रहेगा, मतलब कि किसी भी बाजू में मुड़ा हुआ नहीं, सीधा। ठीक है, तो गर्दन के स्नायुओं को, ग्रीवा के स्नायुओं को आपको शिथिल विश्रांतिपूर्ण बनाना है। तो ये अवस्था रहेगी श्वास निरीक्षण के लिए। फिर आपको सिखाया जाएगा वक्षीय श्वसन कैसे करना है, मध्य श्वास कैसे करना है, बराबर। तो आमा कोઈને प्रश्न છે પોઝિશનમાં? ओके, विश्राम, તમે દઈ શકો છો, થઈ ગયું છે बात। तो अपने अपने स्थानों पर चश्मा निकालते हुए लेट जाइएगा। अपनी चीज वस्तुओं को खास अलग कर दीजिए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे, पैर लंबाइए, सीधा कर दीजिए। आदेश देने पर आपको मोड़ने हैं। शरीर को पहले विश्रांतिपूर्ण बनाइए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और एक दूसरे से पंजों को 1 या 1.5 फीट के अंतर पर रखें और पंजों को साधारण बाहर की दिशा में ले आइए। हमने पग थोड़ा जुदा कराओ। ध्यान में रहे कि आपकी एड़ी बैठक के एकदम नजदीक नहीं होनी चाहिए। बीजा नंबर ना, एमनी बाजू में, हाँ, एमनु थोड़ू दूर करવું પડશે पग, और लंबाई और दूर ले जाइए, नहीं दूर, बैठक से दूर, अभी और थोड़ा, बस। आपका एड़ी वाला हिस्सा बैठक के एकदम नजदीक नहीं होना चाहिए और घुटना एकदम दूर नहीं होने चाहिए, ताकि वो गिर न जाए। हाथ अभी जमीन पर रहेंगे। अब अपना दाहिना हाथ, दक्षिण हाथ जमीन से उठाइए, नाभि के बगल में रखें। नाभि के बगल में। कंधे से कोहनी तक का हिस्सा जमीन पर रहेगा, विश्रांतिपूर्ण। अब अपना बायां हाथ, वाम हाथ उठाइए और छाती पर रखें, उरोस्थि के बगल में। कंधे और कोहनी तक का भाग, भुजा जमीन पर रहेगी, विश्रांतिपूर्ण। गर्दन सीधी रखें और हाथ दबाने नहीं है, आरामदायक छोड़ने हैं, ताकि आपके पेट पर, छाती पर दबाव नहीं होना चाहिए।
गर्दन सीधी रखें, होठ बंद, दांतों के बीच थोड़ा सा अंतर बनाइए। मुख को जीभ में, जीभ को मुख में शिथिल, आरामदायक, निश्चल छोड़ दीजिए, निश्चल, बिना गति के। चेहरे की रेखाओं को सरल बनाइए, मधुर। और अब एक लंबी सांस अंदर लीजिए, नाक से नाभि तक, और छोड़िए। दूसरा एक श्वास लंबा लेकर छोड़ें। तीसरा एक श्वास। अब श्वासोच्छ्वास को प्रयत्न रहित, बिना बदलाव के अपने आप में चलने दीजिए। आपको केवल श्वास चक्रों को अपनी सजगता में ले आना है। नाक से भीतर उतरता हुआ श्वास अवलोकन कीजिए, आरोह। भीतर से वापस लौटता हुआ श्वास अवरोह। ध्यान में रहे, श्वास की गति बदलना नहीं है, लय बदलना नहीं है, गहराई को छूना नहीं है, वो अपने आप चलते रहेंगे। आप केवल इसे अपनी सजगता में ले आइए। बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ए ब्रीदिंग, नेचुरल एंड एफर्टलेस। अब अपना ध्यान ले आइए नाक से भीतर उतरते हुए श्वास पर। देखिए कि आपका छाती वाला हाथ कहाँ तक ऊपर उठता है। छाती में भर रहे हो आप श्वास, तो प्रत्येक श्वास के साथ छाती को खोलते हुए अनुभव कीजिए, छाती का खोलना। और उच्छ्वास के साथ छाती का भीतर जाना। नींद नहीं आनी चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए, पैर गिरने नहीं चाहिए। श्वास के साथ छाती का खुलना, उच्छ्वास के साथ भीतर जाना। तो अवलोकन करिए कि प्रत्येक श्वास उच्छ्वास के साथ आपका छाती वाला हाथ कैसे आंदोलन कर रहा है। प्रत्येक श्वास चक्र को अपनी सजगता में ले आइए और छाती का खुलना, बंद होना, छाती पर रखा हुआ हाथ ऊपर उठना, भीतर जाना। अब अपने पेट पर आइए, पेट वाला हाथ, पेट की दीवार एवं ऊपर रखे हुए हाथ का आंदोलन देखिए। श्वास की गति, लय, गहराई बदलना नहीं है, इसे अपने आप चलने दीजिए। केवल आप पेट वाले हाथ का आंदोलन, दीवार का आंदोलन अपनी अनुभव में ले आइए।
अवलोकन में ले आइए। और अब आप तुलना करिए कि जब आप सांस भरते जाएंगे, छाती वाला हाथ उठता जाएगा, धीरे धीरे पेट वाला हाथ अंदर जाएगा। बदलिए मत, केवल अवलोकन। छाती का खुलना, साथ साथ पेट की दीवार का भीतर जाना, वक्षीय श्वसन। जब पूरा श्वास भरेंगे तो छाती वाला हाथ महत्तम ऊपर, पेट वाला भीतर। विश्राम। दोनों पैर धीरे से सीधे कर दीजिए। शवासन में पंजों को बाहर की दिशा में, दोनों हाथ बारी बारी से जमीन पर, शरीर से अलग, विश्रांति पूर्ण। कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर को आराम दीजिए, विश्रांति। फिर धीरे से दोनों पैर नजदीक ले आइए, हाथ नजदीक ले आइए। पैरों को घुटनों से मुड़ते हुए अपनी बाईं बाजू घूम जाइए और फुर्ती का अनुभव करते हुए हल्के से अपने स्थान पर बैठ जाइए। विश्राम। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आप वापस आ जाइए।